हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। अ वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है। पहली बात, फाइन, नॉट बीइंग अ टीचर, मैं ऐसा एज अ टीचर नहीं कहने वाला कि भाई ये करना सही है या गलत है, ये आपका निर्णय है। परंतु ऐसा बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि 2026 में वो एग्जाम देने तो जा रहे हैं, परंतु उनका टारगेट 2027 है। मींस दे आर एस्पिरेंट फॉर 2027, मतलब कि 2027 के लिए वो टारगेट कर रहे हैं, पर 26 का पेपर देने जाएंगे क्योंकि उनकी अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, पर वो इतनी तैयारी कर चुके हैं कि पेपर की सहज यानी कि जनरल अंडरस्टैंडिंग तो है। अब आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि इसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ या फिर इस फील्ड के एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, बजाय इसके कि भाई आप क्या सोचते हैं। ये आपका निजी निर्णय होगा, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा दैट यू हैव टू गो फॉर द 2026 का एग्जाम और नॉट। फाइन, बट यस, टारगेट आपने रख रखा है कि मैं 27 में एग्जाम दूंगा। अक्सर ऐसा करते हैं वो स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट किया है, मतलब कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही है और वो प्री देने जाने वाले हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो शायद थोड़ा सा उन्हें एज का उतना या फिर अटेम्प्ट का उतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, वो अक्सर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो ज़रूर करते हैं। आज का ये लेक्चर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। पहली बात तो ये कि मैं इस पर विवेचना नहीं करूंगा, इस पर एनालिसिस नहीं करूंगा कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन उसकी कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, क्या उसकी रिसोर्सेस हैं और क्या उसने अपने लिए टाइम लिमिट डिसाइड कर रखी है। तो विदाउट एनी यू कैन से दिस डिस्कशन कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये कर रहे हैं तो कैसे सही हो। देखो, यहां सबसे पहले तो एक बात जान लो कि 2026 में अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ चीजें फंडामेंटली पता होनी चाहिए कि आप पेपर देने तो जा रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि पेपर सिर्फ और सिर्फ आपने रीड कर छोड़कर आ गया। आपको पेपर बनना चाहिए और सिग्निफिकेंटली बनना चाहिए, ताकि उसका एक फियर और मैजिक दोनों आप जो है वो फील कर पाओ। मैं एक एक लाइन में इसे समझाता हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं कहता हूं कि एग्जाम हॉल फियर, तो देखो, एग्जाम सेंटर के जस्ट बाहर आप पेपर देने क्यों जा रहे हो? आप देने जा रहे हो पेपर फॉर एक्सपोजर। ठीक, आप वो एक्सपोजर लेना चाहते हो, वो एग्जाम हॉल को फील करना चाहते हो कि एग्जाम देने जाने पर कौन कौन सी चीजें घटित होती हैं आपके साथ, आपकी मनोस्थिति कैसी होती है, आप पेपर में कैसे सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चन, घर पर किसी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करना और एग्जाम सेंटर पर जाकर सॉल्व करना, ये ज्यादा मायने रखता है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप यही करने जा रहे हैं 2026 में, और हो सकता है कि क्लियर हो जाए, ये वाला ट्विस्ट भी है आप में, तो आप एक बात जान लीजिए, आप दो चीजों का अनुभव करने जा रहे हो। एक जा रहे हो एग्जाम हॉल फियर और दूसरा एग्जाम हॉल मैजिक का अनुभव करने। अब ये क्या चीज है तो मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। आपने एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर कई बार एक ही चीज को दोहराया। भाई, आपको पता था कि बजट से क्वेश्चन आना है, मैपिंग से क्वेश्चन आना है, स्पीशीज से क्वेश्चन आना है, प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन आना है, कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, उसके अच्छे नोट्स आपने बना रखे और एग्जाम हॉल के बाहर सुबह सुबह 8 बजे पहुंचकर आपने उन्हें रिवाइज किया। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल पर गए, एग्जाम अपनी सीट पर आप विराजमान हुए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखा और वही चीज आई जो आपने अपने नोट्स पर लिख रखी थी, पर वो याद नहीं आ रही है कि उसका उत्तर क्या है। यह कहलाता है एग्जाम हॉल फियर। उस दबाव ने, उस एग्जाम हॉल के प्रेशर ने आपके दिमाग से उन चीजों को हटा दिया, अब वो तत्काल याद नहीं आ रही है। एक ये होता है। और दूसरा होता है एग्जाम हॉल मैजिक। एग्जाम हॉल मैजिक का मतलब है वो एक दिन जब आप ट्रेन में सफर कर रहे थे, चाय की दुकान पर आपके सामने अखबार रखा हुआ था और अचानक से आपने उस अखबार में कोई लाइन पढ़ी थी, कोई फैक्ट पढ़ा था, कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। ऑन ऑफ अ सडन उससे संबंधित एक क्वेश्चन दिखा और आपने उसका आंसर लगाया और वो आंसर सही निकला, या फिर वो क्वेश्चन का आंसर आपको अचानक से ट्रिगर हो गया दिमाग पर। यह कहलाता है एग्जाम हॉल मैजिक। तो आपके साथ मैजिक होगा या जो है वो फियर फैक्टर आपके लिए काम करेगा, यह डिपेंड करेगा कि आपकी मनोस्थिति उस समय कैसी है। इसे फील करने के लिए आप जाएंगे एग्जाम हॉल और उसका अनुभव करेंगे। इसे जरूर करिए और फिर यह भी एग्जामिन कीजिए अपने आप में कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 26 में एग्जाम देने वाले हो और टारगेट 27 है। तो मतलब जो लोग सिर्फ एग्जाम का अनुभव लेने जा रहे हैं, तो वो एक्चुअली में इस चीज का अनुभव लें कि उनका दिमाग क्या रिएक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल करें। भाई, मैजिक हो रहा है तो अच्छी बात है, फाइन, मैजिक हो रहा है तो दिस इज अ ग्रेट थिंग। ये तो हमारे लिए अच्छा है कि हमें पढ़ी हुई पुरानी चीजें जो है वो एग्जाम हॉल पे याद आ जा रही हैं और हम अच्छा उत्तर लिख पा रहे हैं या फिर अच्छा प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग। पर ये होगा कैसे और ये कब होता है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने कई बार रिवीजन किया उसके बाद भी वो याद नहीं आई।
तो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको अभी बता देता हूं। ध्यान से सुनना, और ये एक बात जान लो कि अगर आपने इसे अभी समझ लिया तो ऐसा समझिए कि सालों तक किसी चीज को करने के बाद शायद कोई व्यक्ति उस बात को समझ पाता है कि ऐसा क्यों होता है, और फिर वो उस पर काम करके उसे अपना जो जिसे एक शब्द कहा जाता है, जापानीज लैंग्वेज का एक शब्द है जिसे जिसे कहते हैं जिट। फाइन, वो अपना जिट बना पाता है। जिट मतलब कि उस पर उसका बहुत अच्छा कमांड होता है। आप जान लीजिए, मैं आपको निष्कर्ष बता देता हूं। आपको उन चीजों को कितने भी बार रिवाइज करने के बाद भी वो टाइम पर याद नहीं आएंगी अगर आपने पहली चीज उसे समझ कर नहीं पढ़ा होगा, आपने रटने का प्रयास किया है। दूसरा, आपने उसे समय नहीं दिया है। समय नहीं देने का मतलब है, देखो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर 2-3 बार उस चीज को रिवाइज किया, वो याद तब तक नहीं आएगी जब तक एक निश्चित अंतराल में उसका रिवीजन ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज 4 महीने पहले पढ़ी, 24 घंटे के अंदर, मान लीजिए आज से 4 महीने पहले आपने कोई चीज पढ़ी थी, आपको उसको विदिन 24 आवर एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, विदिन 1 वीक एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, और उसके बाद आप उसे फाइनल टाइम पर एक बार रिवीजन दीजिए, वो आपको जरूर याद आएगी। फाइन, मतलब एक लैक ऑफ रिवीजन के कारण होता है। दूसरा होता है हड़बड़ाहट में, हरिडनेस में। आपने किसी चीज को देखा नहीं कि आपके अंदर वो एंजाइटी और वो स्ट्रेस जन्म लेने लगा जो आपसे कह रहा है कि इसका उत्तर क्या है ये बताओ। फाइन, अब उत्तर दिमाग प्रोसेस करता, उत्तर आपको वो बताता भी, पर वो जो स्ट्रेस थी, वो जो एंजाइटी थी, उसने दिमाग पर वो प्रेशर डाला कि वो अब उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इसका सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन है आप उस चीज को अभी छोड़ दें, अगला क्वेश्चन, आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद वापस आइए। तो ये होता है अक्सर एग्जाम हॉल फियर के केस में। एग्जाम हॉल मैजिक कब होता है? तो देखो, एग्जाम हॉल मैजिक होता है जब आपने उस चीज के बारे में पेरिफेरल सब कुछ जान रखा होता है। मतलब कि वो लाइन जरूर आपने एक बार रीड करी थी, पर उस टॉपिक से संबंधित चीजें आपने आसपास की बहुत सारी पढ़ी होती है, तो आपके दिमाग ने एक्चुअली में उस स्थान पर उस इंफॉर्मेशन को फिट कर लिया था। भले ही आपने उसे एक बार पढ़ा, पर उसके आसपास की चीजें चूंकि आपने बहुत बार पढ़ रखी थी, इस कारण से वो इंफॉर्मेशन उस स्थान पर जाकर फिट हो गई, और चूंकि उसका रिवीजन अच्छा हुआ था तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी याद आ गई। तो इसका मतलब है कि आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, उनका 1-2 बार रिवीजन, भले ही उसके कन्वेंशनल पार्ट से हो, कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आप 26 का एग्जाम देने जा रहे हो कुछ इन चीजों का अनुभव करने के लिए। अब आते हैं, टारगेट तो मेरा 27 है, मींस यू आर टारगेटिंग फॉर 2027। अब यहां से सुनिए आपको क्या करना चाहिए। मैंने अगेन ये कहा, देखो कि ये सही है या नहीं बच्चे, इसकी विवेचना मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, क्या अगर आप जो कर रहे हो उसको सही तरीके से करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर टारगेट 27 है, इसका मतलब यह है कि आपकी 26 को लेकर कुछ ना कुछ तैयारियों में सिग्निफिकेंट कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑप्शनल नहीं पढ़ रखा है, मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विथ योर ऑप्शनल। सेकेंडली, आपके मेंस के कुछ मेजर पिलर्स लाइक एथिक्स कंप्लीट नहीं है, आपका निबंध का सेक्शन कंप्लीट नहीं है, आपने आंसर राइटिंग नहीं कर रखी है, और इन्हीं कारणों से आप ये बात अच्छे से जानते हो कि भूले बिसरे अगर कभी फ्री निकल भी गया तो उसका इंपैक्ट आपके रिजल्ट पर आएगा। भले ही आप प्री क्वालिफाई कर मेंस पे जाओ, बट चूंकि ये चीजें रह रखी हैं, 4 महीने में इन चीजों को तैयार करा नहीं जा सकता। आप इस विश्व का कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए, आप 4 महीने में उसे पूरा फुल फ्लेजेड मिड ऑफ द टाइम, मतलब कि प्री और मेंस के बीच में फुल फ्लेजेड पढ़कर आंसर राइटिंग के साथ प्रिपेयर नहीं कर सकते। और आपको पता है, बिना ऑप्शनल के जो नैया है वो पार हो नहीं सकती। तो आपको जरूरी है कि आप ऑप्शनल को तैयार करें। अब ये चीजें चूंकि अभी तैयार नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि आप 26 का एग्जाम टोटलिटी में निकाल पाओ। अब उसके लिए क्या करना है, सुनो, अपने दिमाग पर क्लियर रखो दैट 26 एक इंटरमीडिएट स्टेट है, 2026 इज जस्ट अ इंटरमीडिएट स्टेट। टारगेट 27 है, और टारगेट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, तो यहां आप लोग अपनी कॉपीज पर लिख लो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑप्शनल। फाइन, आपका ऑप्शनल जरूरी होना चाहिए तैयार। सेकंड, आपके बिग 4 के सब्जेक्ट्स। अब आप जो प्री है 26 का वो देने जाने वाले हो, तो बट ऑब्वियस है कि इस पूरी ही ड्यूरेशन में, मतलब अभी से लेकर जब तक प्री नहीं हो जाता, इस पूरे ड्यूरेशन में आप बिग 4 तो पढ़ ही रहे हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि बिग 4 को पढ़कर प्री देने जाना है, पर बिग 4 को ऐसे नहीं पढ़ना है कि वो केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो। यानी कि जब आप बिग 4 पढ़ रहे हो 2026 के लिए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, 2026 के लिए जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
तो इसका ध्यान रखना है कि उस दौरान भी आप प्री प्लस मेंस ही पढ़ो। फाइन, आपका यह तरीका आपको हेल्प करेगा कि भाई आपने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लिया, इसके बाद आपने उसका प्री दिया, पर उसका मेंस वाला डायमेंशन कवर है, तो आपका यह टाइम एग्जम्प्ट नहीं हुआ, माइनस नहीं हुआ आपके 2027 के टाइम से। फाइन, तो आप तो 27 के लिए तैयार कर ही रहे थे इन सब्जेक्ट को, बीच में ये प्री आया है। बात क्लियर है? तो प्री प्लस मेंस पढ़ो बिग 4 के सब्जेक्ट्स को। सेकंड थिंग, आप अभी पढ़ने के साथ साथ अपना एथिक्स, अपना ऐसे, इस सेक्शन को तैयार करते रहो। पहले तैयार करो ऑप्शनल, फिर तैयार करो एथिक्स, फिर तैयार करो ऐसे, और साथ में चलते रहने दीजिए बिग 4 का सब्जेक्ट। फाइन, तो इसका ध्यान रखो कि टारगेट इज 27, 26 इज अ स्टेज। स्टेज के लिए इतना फोकस्ड नहीं हो जाना है कि भाई मान लीजिए आपने पढ़ना स्टार्ट किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा, और आपको पता है भाई 26 का प्री होने वाला है मई में, तो एक काम करता हूं, हिस्ट्री का वो सेक्शन पढ़ लेता हूं जो कि प्री में आता है, या फिर ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ लेता हूं, वो प्री में ज्यादा आता है, मैंने फिजिकल को टच भी नहीं किया। रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। फाइन, ऐसा करने पर आप एक बात फील करोगे कि भाई आप पेपर तो देने गए 26 का, बट 26 का पेपर तो क्लियर शायद हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग केस है, पर 27 को उसने वीक कर दिया। मतलब आपका 26 का पेपर देना आपके 27 के टारगेट को वीक करेगा, अगर आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा। मैं 3-4 एग्जांपल दे देता हूं। पहला, आपने पढ़ा ऐसे कि भाई जो सब्जेक्ट्स अभी मैं पढ़ रहा हूं उन्हें मैं दोबारा पढ़ूंगा। दोबारा कब पढ़ूंगा? जब मैं 27 देने जाने वाला हूंगा। यू आर मेकिंग योर ओन ग्रेवयार्ड, आप अपना कब्रिस्तान खुद बना रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी, डू नॉट डू दिस। सेकेंड, आपने ये सोचा कि भाई मैं जो है वो निबंध, ऑप्शनल, इन्हें बाद में पढ़ूंगा। ये बाद ही है बच्चे। फाइन, 27 में अगर टारगेट देना है तो अभी ही सही समय है आपको आपका एथिक्स, ऐसे और ऑप्शनल पढ़ने का। अब आपने इसे अगर अभी नहीं किया तो फिर 2027 भी वैसा ही टारगेट होगा जैसा 26 है। वही स्थिति होगी जो आज है 26 की। आधा अधूरा तैयार करना मत कीजिए, अवॉइड करिए इस मिस्टेक को। जो समय आपने अभी दे रखा है उसमें आप वो सब्जेक्ट्स जरूर कवर कीजिए जो सब्जेक्ट्स आपको आगे आने वाले समय में 27 में हेल्प करेंगे फुल फ्लेजेड टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब जरा वापस आते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप 27 के लिए टारगेटेड तैयारी कर रहे हो, प्री भी देने वाले हो। उस कंडीशन में जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे ये हमारे बैचेस है, मैं एग्जांपल के तौर पर यूज कर रहा हूं। मान लेते हैं कि आप इन बैचेस का हिस्सा हो। पहली बात तो देखो, दिस इज माय जेन्युइन एडवाइस टू यू ऑल। आप अगर हिंदी माध्यम से हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इस बात को समझो कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम का जो रिजल्ट है वो अन्य माध्यम से थोड़ा कमजोर होता है। हमारे लिए एग्जाम थोड़ा सा और डिफरेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, टू बी फ्रैंक टू से। अब इस कंडीशन में ना आपको असिस्टेंस चाहिए होगा। बच्चे विश्वास मानिए, आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। आप चाहे मेंस के डायमेंशन में देखिए, चाहे प्री के डायमेंशन में देखिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर एक बात कहता हूं। देखिए, आप सभी ने एक बात फील करी होगी, अगर जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो कभी ये ना कहे अपने मरीज से कि भाई देखो आपको एक्स नामक की बीमारी है, अब अगर वो मरीज ये कहे कि भाई मैं तो ऑफेंड हो जाऊंगा, आप ये कह रहे हैं मुझे बीमारी है, तो आप उस मरीज को पागल कहेंगे? आप ये जरूर कहेंगे कि भाई आपको अगर कोई बीमारी है, डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपको बीमारी है, तो उसका समाधान कैसे होगा? सामान्य सी बात है। अगर मैं इस बात को आपको कन्वे नहीं करूंगा कि बच्चे हमारा रिजल्ट अन्य माध्यम के रिजल्ट से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आता है, पर्याप्त रूप से उसमें अंतर होता है, और उस अंतर का कारण भी है। उस अंतर का कारण क्या है? मैं बिल्कुल जो है वो इस मैनर में नहीं कह रहा हूं कि हमारा माध्यम किसी चीज में कमजोर है, बट ये सच है कि भाई आज के समय अगर कोई विद्यार्थी, कोई एस्पिरेंट जो है वो हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके पीछे का एक कारण उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है। फाइन, अगर मैं हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा हूं तो एक कारण मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी रहा है, जिस कारण से मेरी शायद स्कूली शिक्षा जो है उतनी अच्छी नहीं रह पाई है। हमारे माध्यम में जनरली बच्चों का जो फाउंडेशन यानी कि उनका आधार होता है वो थोड़ा कमजोर होता है, टू बी फ्रैंक टू से। फाइन, अब क्या ऐसा होने पर हम यूपीएससी की जर्नी से बाहर हो जाते हैं? नो, हमें चाहिए है एक अच्छा एक्सपोजर।
वो टीचर्स जो शायद इस फील्ड में थोड़ा समय बिता चुके हों, थोड़ा समय जो ज्ञान है वो थोड़ा डिफरेंट हो, नेक्स्ट लेवल पर हो, तो बच्चे इस कमी को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं हो सकता, सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन होता है। किसी भी संस्थान से पढ़ना सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन यस, सेल्फ स्टडी के साथ स्मार्ट स्टडी और सही दिशा जरूरी है। अपना मार्ग खुद बनाना बहुत अच्छी बात है बच्चे, लेकिन अपना मार्ग खुद बनाने पर समय भी अधिक लगेगा और उसकी संभावना भी कम होगी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ। मान लेते हैं आप दिल्ली में हो और आपको शिमला तक जाना है, तो वहां तक का जाने का रास्ता आप अगर खुद बनाते हो बच्चे, तो पहुंचने की संभावना थोड़ी कम होगी। बने बनाए रास्ते पर चलते हो तो संभावना अधिक होगी। इस बात को समझिए कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो हमारे लिए रास्ते थोड़े से कठिन होते हैं, और उन रास्तों का अच्छा समाधान होता है, अच्छा सोल्यूशन होता है कि आप इंस्टीट्यूशनली पढ़ें। मान लेते हैं आप 27 में एग्जाम देने वाले हो, 26 में एग्जाम दोगे जरूर, टारगेट 27 को कर रखा है, आपके लिए 27 के जो बैचेस है वो ओपन है। आप 27 के क्लासेस को अटेंड करना शुरू कीजिए और साथ में 2-3 घंटे का एक पैच बना लीजिए। पैच इस प्रकार से होगा कि भाई आपने जो है वो क्लासेस अटेंड की, क्लासेस फोकस्ड हैं किसके लिए, 27 के लिए, पर आपने टारगेट बना रखा है कि मैं रोज 2 घंटा 3 घंटा जो है वो उन चीजों को दूंगा जो चीजें प्री में ज्यादा आती हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं भाई, बजट है या फिर इकोनॉमिक्स में है या मैपिंग है या फिर कई ऐसे छोटे स्मॉल टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। आप उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए, आप अपने स्तर पर प्री की तैयारी कीजिए और इंस्टीट्यूशनली आप 27 की तैयारी कीजिए। यह सबसे बैलेंस्ड अप्रोच होगी। मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर 26 में पेपर देने ही वाले हो पर टारगेट इज 27, तो इसका ध्यान रखो कि 27 के लिए क्लासेस अटेंड कीजिए और 26 के लिए सेल्फ स्टडी पर फोकस कीजिए। यह एक तरीका है। और अगर आपने अभी तक ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है, तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपका ऑप्शनल विषय ज्योग्राफी है। अब आप कहेंगे कि सर हिंदी माध्यम में ज्योग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन कम होता है या ये कठिन होता है। बच्चे, मैं किसी भी विद्यार्थी का ब्रेन वॉश तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप प्रत्यक्षम किम उदाहरणम, साक्षात परम ब्रह्म, हर चीज जो सामने हो उसे किसी साक्षी या स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखिए, क्या रिजल्ट रहा है हमारा यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। फिर देखिए कि आपके ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली कितने क्वेश्चन आते हैं, और यह भी देखिए कि कट ऑफ कितना होता है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, 40 से 45 सही प्रश्न, जितना भी आपको कट ऑफ दिखता है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 80 से 90 के बीच में आपको हर वर्ष का कट ऑफ दिखेगा। एक आध साल एक्सेप्शनली हाई हुआ था, तब पेपर भी इजी था। अदरवाइज 80 से 90 अंक डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 40 से 45 सही प्रश्न, इतना कट ऑफ है। और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से कलेक्टिवली आते हैं लगभग 25 से 30 प्रश्न। अब आप सोचिए कि 40 या 45 कट ऑफ है और 30 के आसपास आपके पास प्रश्न है। आपने ऑप्शनल पढ़ा ज्योग्राफी, आपको आपके प्री के 30 प्रश्न सीधा सीधा अपने अकाउंट में मिलेंगे विदाउट एनी हसल, बिना किसी समस्या के। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में आपको आपके विषय के प्रश्न बड़े कठिन लगा करते थे, लेकिन जब आप पहुंचे कब? 12th स्टैंडर्ड में। 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद, 12वीं कक्षा में आने के बाद 9वीं कक्षा के जो प्रश्न हैं वो आसान लगते थे आपको, और इसके आसान होने का कारण था कि आपने उसके आगे का पढ़ लिया था। कम ऑन, इसे कितने बार समझाने की जरूरत है कि अगर आप ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लेते हो बच्चे, तो आपको आपके प्री में इसका अल्टीमेट इंपैक्ट दिखेगा। हमारे माध्यम के रिजल्ट कम होने का कारण है हमारा प्री में अच्छा परफॉर्म ना करना, और ये ऑप्शनल आपके प्री को रिवॉल्यूशनराइज कर देगा, क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित करेगा। यू हैव टू पुट एफर्ट फॉर दैट। आपको उसके लिए एफर्ट देने की जरूरत है। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो ऑप्शनल विषय पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आप ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़िए। ये सारे मिथ हैं कि हमारे माध्यम में इसे कम अंक आते हैं, कठिन होता है। ये याद रखो कि शॉर्टकट, यानी कि एक ऐसा ऑप्शनल पढ़ लूं जिसमें मैं 300 प्रश्न पढ़ लेता हूं तो भाई उससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, या मैं एक ऐसा ऑप्शनल पढ़ लूं जिस ऑप्शनल को सिर्फ मैं जो है वो 40 दिन में 50 दिन में तैयार कर लूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप इस बेसिस पे अपना ऑप्शनल डिसाइड कर रहे हो, बिल्कुल डिसाइड कीजिए, आपका भविष्य है, आप स्वयं उसके लिए जिम्मेदार हैं। पर जो स्टूडेंट स्मार्ट हैं, समझकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दिस ऑप्शनल इज वेटिंग।
आप अपनी क्लासेस इसमें स्टार्ट कीजिए। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में थोड़ी समस्या है। मैं एकदम क्लियर कट कहता हूं कि अगर सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना है तो डू नॉट गो विथ ज्योग्राफी ऑप्शनल। मैं किसी के भविष्य को इस प्रकार से प्रभावित नहीं करना चाहता कि मेरे कथन के अनुसार आप कोई निर्णय लें और उसके बाद आपको उस निर्णय का बैकफायर दिखे, तो आप अपनी असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार माने, खासकर मुझे जिम्मेदार माने। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप सेल्फ स्टडी से ही पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी माध्यम से सेल्फ स्टडी में पढ़ना काफी कठिन है। फाइन, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो जाइए, अदरवाइज फिर आप दूसरा ऑप्शनल देखिए। पर अगर आप इंस्टीट्यूशनली पढ़ सकते हो, इससे अच्छा ऑप्शनल नहीं है। फाइन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आप इंस्टीट्यूशनली पढ़ सकते हो, इससे बेहतर ऑप्शनल नहीं है। भूगोल को यानी कि ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी माध्यम में चुनो, उसे समय दो, 27 तक का टाइम है, बाकी की जिम्मेदारी मेरी होगी। फाइन, मान लीजिए आप इन क्लासेस में आते हो, दिस विल बी फुल फ्लेजेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, वो तो होगा ही, वो तो आप मुझसे पढ़ें या इस संस्थान के अलावा कितने ही संस्थान हैं, आप वहां से पढ़ें, सिलेबस हमेशा कंप्लीट होगा। लेकिन आपको इस ऑप्शनल को अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो मानकर चलिए कि मैं इसे इस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपको आपका प्री टारगेटेड और क्लियर मिले। फाइन, तो इसे जल्दी तैयार कीजिए। अगर आपके पास समय है, सामर्थ्य है, तो जरूर ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर इससे तैयारी कीजिए। आपका लिए आने वाला वर्ष सिलेक्शन का ईयर होगा। फाइन, तो ये कुछ डिस्कशन था जो मुझे आपको बताना था सिंपली। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि भाई सर, यहाँ जो आप कोर्सेज के प्राइजेस शो करते हैं, जब हम जो है वेबसाइट पर जाते हैं तो उससे अधिक प्राइस होते हैं, चाहे वो हमारे ये बैचेस हों या फिर ये फाउंडेशन बैचेस हों जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। अभी सेल भी चल रही है, इसका ध्यान रखेंगे कि अगर आप एनरोल करते हो तो सिंपली आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इस कोड का यूज कर लेना है। दिस इज AK लाइफ कोड। स्टडी IQ का किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं, आपको फैकल्टी कोड का यूज करना है। दिस इज AK लाइफ कोड। इस कोड के साथ जाइए, इस कोड का यूज करोगे, आपको मिनिमम प्राइस मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और फिलहाल सेल भी चल रही है, तो टाइमली एनरोल कर लेना। अगर स्ट्रेटेजी यही है कि 26 का प्री देना है लेकिन टारगेट 27 है, आज से उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, आज से अपना टाइम उसके लिए इन्वेस्ट करो। फाइन, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ पाए या नहीं, और ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में आप किसी और विषय पर लेक्चर्स चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि मैं कुछ विषय आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।